नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारी महा कवरेज। सिंहासन 32 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। मतदान के साथ ही 456 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। करीब 55% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% ज्यादा मतदान हुआ है। और सबसे जरूरी और अहम जानकारी, अहम खबर, महिलाओं ने पिछले चुनाव के मुकाबले 5% ज्यादा वोट किया है। अब अंदाजा यहीं पर लगा सकते हैं कि महिलाएं किस कदर इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साहित हैं। पहले चरण में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% ज्यादा वोट किया था और दूसरे चरण में भी 32 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 5% ज्यादा वोट किया है महिलाओं ने। यानी महिला बढ़ चढ़कर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा दमखम के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। भले ही सियासी पार्टियां महिलाओं को टिकट देने में कोताही बरती हों, लेकिन महिलाओं ने बता दिया है कि उनके वोट के बिना सरकार नहीं बन सकती और उनका वोट ही तय करेगा कि सरकार कैसी हो, सरकार किसकी बने। ये बहुत अहम है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और सबसे अहम बात कि 5% ज्यादा वोट महिलाओं ने किया पिछले चुनाव के मुकाबले। और हम 6 जिलों की बात करते हैं। इन 6 जिलों में कुल मतदान क्या हुआ है, क्या तस्वीर आ गई है, ओवरऑल अब सामने आ चुकी है। कुल मतदान 55.14%, 6 जिलों की 32 सीटों पर एवरेज मतदान हुआ है। कैमूर की बात करें तो कैमूर में 58%, 57.86% वोटिंग हुई है। करीब 58% कैमूर में। हालांकि 2010 में 58.64% यहां पर वोटिंग हुई थी। रोहतास में कुल वोटिंग 54.66% वोटिंग हुई है। 55 करीब। तस्वीर भी दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि अब ईवीएम को लेकर लौटने की तस्वीर आने लगी है। औरंगाबाद में कुल 52.05% वोटिंग हुई है। 52% करीब आप मानकर चल सकते हैं औरंगाबाद में। वहीं जहानाबाद में कुल 56.49% वोटिंग हुई है। करीब 56% जहानाबाद में वोटिंग निकल कर आई है। अरवल में कुल 53.21% वोटिंग, करीब 53% वोटिंग अरवल में। कुल मिलाकर 50 के ऊपर का आंकड़ा हर जगह पार हुआ। और सबसे अहम बात कि अलग अलग जिलों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां भी सब कुछ ठीक से मतदान संपन्न हो गया। गया में 4 बजे तक वोटिंग जहां हुई वहां पर 56% मतदान हुआ। 11 नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 3 बजे तक ही मतदान हुआ था और बाकी 12 विधानसभा सीटों पर 4 बजे तक मतदान हुआ और बाकी 9 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। कुल मतदान की फीसदी 55% मतदान का आंकड़ा रहा। और सबसे अहम दूसरे चरण में जो 456 प्रत्याशी हैं उसमें सबसे अहम जो प्रत्याशी जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे, इमामगंज और मखदूमपुर, और दोनों जगहों पर दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई। किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जीतन राम मांझी ने भी वोट डाला और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए वोटिंग करने के बाद, और दावा किया जीत का। जीतन राम मांझी ने कहा कि नाम अगर जीतन है तो हारने की बात कैसी। एक जीतिया पर्व होता है और जीतिया पर्व में माँ अपने बेटा के उम्र के लिए, उसका जस के लिए वो प्रार्थना करती है। हमारा जन्म उस समय हुआ जिस समय माँ जीतिया व्रत कर रही थी, जीतिया का उपवास था और इसी के लिए नाम मेरा जीतन हुआ। जीतन जब बचपन ही से मेरा नाम हुआ तो हार का तो कोई सवाल कहीं नहीं उठ रहा है। जीतन का मतलब ही है जीत, इसीलिए वो दोनों सीट से हम लोग जीतेंगे। मार्जिन कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है वो अलग बात है, लेकिन सीट निकलेगी, दोनों सीट जीतेंगे। सर एनडीए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है।
फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी। और हम तो कहते हैं कि भाजपा जो 160 सीट से 158 सीट से लड़ रही है, कंफर्टेबल मेजोरिटी के आसपास वही आ जाएगी। बाकी एनडीए के जो हम लोग हैं जीत के जाएंगे, उनको उनके नंबर में और मल्टीप्लाई कर करके उनको 2/3 मेजोरिटी की ओर भी ले जाएंगे हम लोग। नाम ही जीतन है तो हारेंगे कैसे। हालांकि 8 नवंबर को नतीजा आएगा, लेकिन जरूर 2 सीटों पर चुनाव लड़े उन्होंने, और ये कहीं ना कहीं आश्वस्त होने के लिए कि वो किसी न किसी सीट पर तो जीत जाए। हालांकि दावा दोनों सीटों पर जीत का है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें, और ये 6 तस्वीरें बहुत ही बेहतर तस्वीर पेश करती हुई, आंकड़े के लिहाज से बेहतर तस्वीर पेश हुई है। और वो आंकड़ा आप इन तस्वीरों में एहसास कर सकते हैं, उन आंकड़ों की झलक आप महसूस कर सकते हैं। दिन भर जो वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे, लगातार गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, इन जिलों में 32 सीटों पर मतदान हुआ, करीब 55% मतदान, और हर जिले में बम्पर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा कैमूर में वोटिंग हुई। ये 4 चेहरे, सियासी चेहरे, 4 दिग्गज। सांसद अरुण कुमार ने वोट डाला जहानाबाद में। आज जहानाबाद की 3 सीटों पर वोटिंग थी, जहानाबाद के से सांसद हैं। औरंगाबाद में भी सांसद सुशील सिंह ने वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया, जो कि नोखा से उम्मीदवार थे, उनकी भी किस्मत का फैसला बंद हो गया है ईवीएम में। वहीं गया में बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार, जो कि लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार भी उनकी साख का सवाल है। ये 4 दिग्गज, और भी कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला अब बंद हो चुका है ईवीएम में। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार फिर से बता दिया गया कि महिलाएं भले ही टिकट देने में सियासी पार्टी कोताही बरतें, लेकिन महिलाओं का उत्साह इस लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 5% पिछले चुनाव के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला। हम लगातार तस्वीर भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। दानिश रिजवान हमारे साथ हैं, हम पार्टी की तरफ से। अभिनंदन सुमन साहब हमारे साथ हैं आरएलएसपी की तरफ से, और अशोक सिन्हा साहब आरजेडी की तरफ से। आप तीनों से बारी बारी से सवाल होगा सर। दानिश जी, क्योंकि आपके नेता की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है। पार्टी जीते, एनडीए जीते, वो बाद का शायद सवाल होगा, क्योंकि अगर एक नई पार्टी उतरती है मैदान में और नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं जीतता है, तो बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, बहुत फजीहत की स्थिति। इसलिए शायद 2 सीटों का चुनाव किया गया, और दोनों सीटों पर अब फैसला हो चुका है। उम्मीद कितनी और बम्पर वोटिंग को देखकर? देखिए, आपने एक सवाल में कई तरह के सवाल उठा दिए हैं सुमित जी। मुझे 20 फरवरी आज भी याद है, जब जीतन राम मांझी जी ने इस्तीफा दिया था और नई पार्टी बनाने की बातचीत हुई थी। उस वक्त बड़ा कश्मकश था, बड़ा डर सा लग रहा था कि नई पार्टी बना रहे हैं, दलित नेता के तौर पर उभरे हैं जीतन राम मांझी जी। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं से हमारा उत्साह 100 गुना बढ़ गया है। आज हम 20 फरवरी को याद करते हैं और आज के दिन को याद करते हैं। जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिला है हमें, वो हमें कहीं ना कहीं से हर्षित कर रहा है, और एक माहौल बना है। कल जीतन राम मांझी जी ने प्रेस में एक बयान देकर के सोशल साइट्स के ऊपर में एक बयान जारी किया था और कहा था कि आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर चाहिए। और जनता ने आज उनकी बातों को माना। वोट ऑफ परसेंटेज देख लीजिए मगध का, और सबसे बड़ी बात है इमामगंज का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो अपने आप में अद्वितीय है। जिन क्षेत्रों में आज मतदान हुए हैं, उन क्षेत्रों में आज़ादी के बाद में कई एक क्षेत्र में पहली बार मतदान हुआ है, और लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगी थी, महिलाएं लगी थी। उन तमाम लोगों को उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जी जो 9 महीने में काम करके दिखाया है, अब फिर से वो विकास की एक नई बयार बहाएंगे अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो। और जिस तरीके से हम चर्चा को जारी रखेंगे। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से। पोलिंग स्टेशन थे जिन्हें रीलोकेट किया गया था हिल टॉप से, और उन्हें उनकी कठिनाइयों को दृष्टि को रखते हुए जिला प्रशासन ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, और जिसके कारण वहाँ पे मतदाताओं में उनको अपने मतदान करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। एक जहानाबाद स्थल में बताया गया था कि घोसी एरिया ऐसी है जहाँ पे कि कई जगहों पे लोगों को पूर्व में वोट डालने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा या वोट नहीं डाल पा रहे थे। इस बार उनके लिए विशेष सेक्टर मजिस्ट्रेट और विशेष इंतजाम किए गए थे, और उस व्यवस्था के साथ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
जितने फ्लाइंग स्क्वाड्स SST कैमरेज थे, जो टीम थी, उनके साथ GPS इनेबल्ड व्यवस्था की गई थी। पूरे इस क्षेत्र में स्वीप की अतिरिक्त की काफ़ी व्यवस्था की गई थी। सभी लोगों ने उत्साह से वोट परसेंटेज में इजाफा के लिए प्रयास किया था। और इसके अंतर्गत जो खास बात है कि गया में 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए गए थे जो केवल महिला कर्मियों के द्वारा ही संपादित किए गए, और ये एक अपनी तरह से एक यूनिक प्रयोग था। और एक 104 वर्ष की महिला ने भी भभुआ में वोट दिया। तो इस तरह से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से और वोटर टर्नआउट की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। यदि इसको टर्नआउट की दृष्टि से देखें तो आज के मतदान में मतदान प्रतिशत इस प्रकार रहा। कैमूर जनपद में 57.86%। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। आफ्टर दिस ओके। सो कैमूर जिले में ये 57.86% था, जो पिछले विधानसभा में 58.64% था। रोहतास में ये 54.66% हुआ, जो पिछली बार 52.46% था। अरवल में ये 53.21% हुआ, जो पिछली बार 47.60% था। जहानाबाद में 56.49% था हुआ, जो पिछली बार 49.80% था। औरंगाबाद में 52.50% हुआ, जो पिछली बार 50.59% था। गया में 55.54% हुआ, जो पिछली बार 51.45% था। यदि कुल प्रतिशत देखें तो इस फेज के लिए ये लगभग 55% रहा, जो पिछली बार 52.03% था। यदि इसको हम कुल चुनाव में अभी तक यदि परसेंटेज देखें तो 55% से ये पहले दूसरे फेज तक का मिला के अभी प्रतिशत रहा है। और अभी इसमें इसके जो फाइनल फिगर्स हैं वो इसके बाद प्राप्त हो जाएंगे थोड़े देर के बाद, जिसकी सूचना आपको अलग से प्रदान की जाएगी। तो आज के प्रमुख हाइलाइट्स ये थे। परसेंटेज ऑफ विमेन वोटर, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनकी भागीदारी ज़्यादा रही है। महिलाओं का प्रतिशत 57.5% रहा है, जो कि पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा है, और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.50% रहा। पिछले चरण में, पहले चरण में भी यही फासला था, 5% का फासला। पिछले चरण में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% ज्यादा वोटिंग की। महिलाओं के वोट में 5% ज्यादा का इजाफा था। और दूसरे चरण में भी पुरुष मतदाता 52.50%, जबकि महिलाओं ने 57.50% वोट किया। इस बार महिलाएं सरकार बनाने जा रही हैं, ये साफ संकेत है। पहले चरण में भी 5% ज्यादा पुरुषों के मुकाबले, और दूसरे चरण में भी 5% ज्यादा, 10% ज्यादा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का। तो इसका मतलब 10% ज्यादा तो सरकार जो बनेगी वो महिलाएं बनाएंगी। बात चुनाव की, और दूसरे चरण के मतदान में 55% मतदान हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले इन 32 सीटों पर 3% ज्यादा मतदान हुआ। सारे आंकड़े एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे जरूरी आंकड़ा 5% पहले चरण में भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया महिलाओं ने। दूसरे चरण में भी 5% ज्यादा, 5-5 करके अगर ऐसा हुआ तो हर चरण में 25% ज्यादा महिलाओं का वोट हो जाएगा, अगर यही रफ्तार रही तो। और यकीन मानिए 25% का फासला, समझिए कि सरकार पूरी तरह से बनाने में महिलाओं का योगदान। अभिनंदन साहब, मुझे लगता है कि सियासी पार्टियां, अब इसमें तो कम से कम आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, सियासी पार्टियां महिलाओं को वो टिकट देने में, प्राथमिकता देने में, आरक्षण देने में भले ही जुबानी तौर पर कहते रहें, लेकिन जब देने की बात आती है तो कुछ करते नहीं। महिलाएं यहाँ पर संदेश दे रही हैं आप सभी को, कुछ समझ में आ रहा है ये संदेश क्या है? 5% पहले चरण में भी ज्यादा और यहाँ दूसरे चरण में भी। बिल्कुल सही।
हमारे महिलाएं, बिहार की महिलाएं लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। लोकतंत्र की जो खूबियां हैं उसको उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम कर रही हैं और एकदम स्पष्ट है कि जिस तरह से 5% प्रथम पोल में और फिर 5% द्वितीय जब चुनाव हुए सेकंड राउंड का, उसमें भी 5% का महिलाओं का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जहां तक महिला का आरक्षण की बात है और खास करके महिलाओं की भागीदारी की बात है, तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को इस पर सोचना होगा और निश्चित तौर पर महिलाएं सबल होंगी तभी लोकतंत्र सबल होगा। लोकतंत्र सबल होगा तो निश्चित तौर पर देश सबल होगा। तो आज जो महिलाएं चुनाव में 5% पुरुषों से ज़्यादा मतदान किए हैं, तो निश्चित तौर पर ये सुशासन चाहते हैं, अच्छे शासन चाहते हैं, विकास। महिलाएं कभी भी समाज परिवार के विकास के लिए ही शायद मुझे लगता है महिलाएं कभी जाति पाति और धर्म की बहुत कम बात महिलाएं करती हैं। उन्हें विकास की बात चाहिए, उन्हें बिजली, सड़क, पानी और उनके बच्चों को शिक्षा वही चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ना कि उनको विकास पसंद, न्याय पसंद, विकास पसंद सरकार उनको चाहिए और वो अपने मन में बैठा ली है। लेकिन अभिनंदन जी, निश्चित तौर पर एक मिनट सुमित जी, आपने जो कहा कि अगर इस तरह से यहाँ पूरे बिहार में 5 राउंड का चुनाव है, पहला राउंड में भी 5% ज्यादा इजाफा हुआ, सेकंड में भी हुआ, इस तरह से आपने कहा कि 25% का इजाफा महिलाओं का होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने में उनकी सशक्त भागीदारी होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार बनेगी वो महिलाओं की वजह से ही निर्णायक। वही तो मैं कह रहा हूं। तो आज जो है जो भिन्न भिन्न पार्टियां, मैं कोई यहां पर कोई राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भिन्न भिन्न पार्टियों को महिलाओं को भागीदारी के लिए उनको सोचना होगा। और आज जो है से देश में खास करके राज्य में महिला सबल होंगी। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि बिहार की महिला जागरूक हो रही हैं। बिहार की महिला नहीं चाहती हैं कि यहाँ दुर्जन का राज हो, यहाँ पर अत्याचारी का शासन हो, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ बलात्कारी का। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं। तो लेकिन महिलाएं ये भी चाहती जरूर है कि सुशासन चाहती हैं, महिलाएं अमन चंद पसंद शासन चाहती हैं। महिलाएं ये भी चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दाल पकाने जाएं तो उन्हें सोचना ना पड़े। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि, लेकिन तो ठीक है, तो वो तो समझ रही है ना, वो बिल्कुल समझ रही है। 8 तारीख समझ रही है, तो मेरे ख्याल से आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल 8 तारीख को पता चल जाएगा कि महिलाएं जो हैं, जो आज 10% आज के तारीख में तो 10% का इजाफा हुआ। 8 तारीख तक आते आते आप देख लीजिएगा कितना प्रतिशत का। आज मैं वही समझ रहा हूं। मैं देखिए अगर एवरेज 25% का इजाफा होगा। तो मेरा कहना है कि 8 तारीख को रिजल्ट से भी तो सब साफ पता चल जाएगा ना। इंतजार करेंगे, लेकिन एक अच्छी तस्वीर है और उन महिलाओं को, उन माताओं बहनों को बहुत मुबारक कि आपने इन सियासी पार्टियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही ये नहीं सोच रही थी ये सियासी पार्टियां आपके बारे में, लेकिन अब ये सोचने लगी हैं, सोचने लगेंगी ये सियासी पार्टियां कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। अशोक साहब, सोचने पर मजबूर होंगे आप लोग? पहले तो मैं जरा सा फैक्चुअली करेक्ट कर लूं कि ये हर राउंड में 5% का मतलब 5 × 5 25 नहीं होगा, ये ओवरऑल 5% होगा। नहीं, अगर 5% अगर हम हर फेज को जोड़ें, औसत हम निकालेंगे तो जरूर 5 या 10 तो 5% होगा ना। ठीक है, खैर एनीवे, लेकिन ये डिस्प्यूट का चीज नहीं है। हर चरण में 5% होगा। खैर वो डिस्प्यूट 5% ही होगा, वो उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। 5% सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे लगता है कि ये वीमेन एम्पावरमेंट का इससे बढ़िया कोई सबूत सरकार को और नहीं चाहिए कि किस तरह से मुझे लगता है कि एकदम रेडिकल चेंज जो होता है महिलाओं के एम्पावरमेंट का, इससे बढ़िया कोई सबूत नहीं है। एक और दूसरा, सुमित जी जो आपने इंगित किया था हमारे भारतीय जनता पार्टी के एलाइज को, कि ये निश्चित रूप से प्याज और दाल के दाम का भी कुछ प्रभाव है। निश्चित रूप वो इतना गहरा एक इफेक्ट डालता है दाल का दाम और प्याज का दाम कि मैं समझता हूं कि उससे सबसे पहले रोष
पुरुष को नहीं महिला को होता है। तो ये तो एक साधारण बात है, ये सिंपल। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की महिलाएं सशक्त हुई है, इसके लिए हम इस सरकार को जरूर कहेंगे, क्योंकि लोअर लेवल पे महिलाओं की का जिस तरह से प्रतिनिधित्व हुआ है कि मार्जिनल जो महिला रह जाती थी पढ़ी लिखी, जो मार्जिनल, वो महिलाएं आगे आने लगी। तो गांव में भी आ रहे ये हैं। बहुत बड़ी बात है। गांव ही में, गांव ही के चलते इतना बड़ा है। अशोक साहब, लेकिन ये महिला सशक्त कब हुई? मुझे तो लगता है कि ये पंचायत लेवल में जब रिप्रेजेंटेशन मिलने की बात हुई, उसमें रिजर्वेशन की बात हुई, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। समय बीजेपी थी साथ में। मैं कहां कह रहा हूं? हाँ, तो फिर वो नहीं मान रही है कि मैं था। हाँ। उनके प्रधानमंत्री जो एक सिंगल फेस हैं, वो कहते हैं 15 साल इनका और 10 साल इनका। 32 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान की सबसे बड़ी बातें आपको हम पहले बता दें। 55% मतदान हुआ है। पिछले चुनाव के मुकाबले पिछले चुनाव में इन 32 सीटों पर 52% करीब मतदान हुआ था। इस बार 55%, 3% ज्यादा मतदान हुआ। और पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% ज्यादा मतदान किया। इस बार भी वही तस्वीर है। पहले चरण के जैसा ही दूसरे चरण में भी 5% ज्यादा वोट महिलाओं ने किया है। साफ संदेश, महिलाएं आगे आ रही हैं और ये सियासी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आप भले ही हमें तरजीह ना दें, लेकिन हम अपना हक छीन कर रहेंगे। दानिश रिजवान साहब, जरूर महिलाएं एक सुरक्षा चाह रही हैं, बेहतर विकास चाह रही हैं, शिक्षा चाह रही हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये वाजिब सवाल है कि महिलाएं दाल के भाव को भी जानना चाह रही हैं कि वो अपने घर में दाल पकाएं तो क्या ये सोचकर पकाएं कि दाल अगर एक बार में पका तो बजट गड़बड़ा जाएगा। ये भी तो एक मुद्दा है उनके लिए। सुमित जी, पिछले 2 साल से बिहार की सड़कों पर जब भी महिलाएं उतरती हैं तो वो उतरती हैं शराबबंदी की मांग को लेकर के कि शराब बंद होना चाहिए। वो उतरती हैं बलात्कार की घटनाओं को लेकर के। वो सड़कों पर उतरती हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। दाल को लेकर कभी सड़कों पर नहीं उतरी हैं। ये चीज, दाल एक एजेंडा जरूर है, लेकिन सड़कों पर उतरने का फायदा शायद मिलता नहीं है। सुन ले, पूरी बातों को सुन ले। सड़कों पर कभी नहीं उतरी है। उतरी है शराबबंदी को लेकर के। और आज जो महिलाओं ने वोटिंग की है वो शायद सरकार को बदलने को लेकर की है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अशोक साहब जब बता रहे थे, महिलाओं के बारे में बड़ा बखान कर रहे थे कि सरकार ने ये किया वो किया। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जब रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो इनका जब सरकार हुआ करता था बिहार में, इनकी शासन व्यवस्था जब चल रही थी लालू प्रसाद यादव जी को, तो लड़कियों को शाम में सरेराह उठा लिया जाता था। ये कौन सा एक घटना बता दीजिए, आप घटना बता दीजिए। मैं बता देता हूं। हाँ, ये ऐसे ही मत ब्लेम कीजिए। नहीं, आप घटना बताइए। अरे सुनिए तो। हाँ, बताइए। एग्जीबिशन रोड में, पटना के एग्जीबिशन रोड में साधु यादव ने एक महिला को उठाया था। लालू जी ने एफआईआर दर्ज हुआ था सर। एफआईआर हुआ था? एफआईआर दर्ज हुआ था। ये गलत आपने, ये गलत खबर दे रहे हैं। मैं आपके चैनल से कैसी घटनाएं घटी हैं? ये गलत, शिल्पी के बलात्कार करके उस लड़की को फेंक दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? उसके जनांगों को सलाखों से दाग दिया गया था। दानिश रिजवान साहब, मैं अपील तो ये लड़की का क्या गलती थी? तो फिर आपके किसने किया था? किसने किया था? अरे किसने किया था? वो तो सरेआम। दानिश रिजवान साहब, एक बात बताइए, महिलाएं, सुमित जी, आज महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। आज महिलाएं चाहती हैं कि विजन डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा कि हमारी सरकार। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं दानिश जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन 10 सालों में बलात्कार की घटनाएं नहीं घटी? कटिहार की घटनाएं आपको याद दिला दूं मैं, रूपम पाठक की। मैं कटिहार की घटनाएं, मांझी जी मुख्यमंत्री थे। एकदम सही आप, मांझी जी मुख्यमंत्री थे और मांझी जी ने क्या कहा था, हमने, यही चैनल है जिसने, एक बार सुन लीजिए पूरा मामला, मैं आपको याद भी दिलाता हूं अगर आपने छेड़ा है तो। कटिहार की 10 से 12 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। वहां की सीमावर्ती इलाकों में दबंगई लगातार जारी रहती है। पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है। हम आवाज उठाते हैं उन लड़कियों की। सीएम साहब मांझी रहते हैं, मांझी जी। अब उसमें तो नीतीश जी का दबाव काम नहीं करता है कि सीएम साहब कह देंगे कि नहीं, दोनों को मिला दो आरोपी के साथ। ये किस तरह की सोच है? मैं जवाब दे दूं। वो सुशील मोदी दबाव दे रहे हैं। मैं जवाब दे दूं आपको। उस घटना में शायद देश के इतिहास में रेप की वो हृदय विदारक घटना थी। आपने जी न्यूज ने और जी प्रवैया ने इस खबर को बड़ा ही प्राथमिकता से दिखाया था। मुझे याद है, बड़ा आप लोगों ने शायद डिबेट भी करा था। बिल्कुल, हमने लगातार उस मुद्दे को उठाया। लेकिन आपको मालूम है कि 36 घंटे में चार्जशीट हुआ था।
साहब सवाल चार्जशीट का घंटे में चार्जशीट हुआ था, आरोपियों को सजा मिली और आज भी नहीं बिल्कुल हुआ कि आज तक शिल्पी गौतम क्या बात कर रहे हैं साहब, किसी को नहीं पता। दानिश रिजवान साहब, एक सेकंड सुमित जी सर, मैं यानी उस घटना को आप आज भी सभी आरोपियों को सजा नहीं मिली, आज भी सभी आरोपियों को सजा नहीं मिली, आज भी सभी एफआईआर नहीं हुआ। आपके शासन आपने 12 लड़कियों का जिसकी चर्चा दानिश रिजवान साहब कर रहा है, जिसमें मांझी जी थे मुख्यमंत्री, आज भी सभी आरोपियों को सजा नहीं मिली। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री होने के नाते जीतन राम मांझी जी पर कौन सा दबाव था? नीतीश जी का दबाव था कि वो कह रहे थे कि आरोपियों के साथ मिलाकर शादी करवा दी जाए। ये किस तरह का बयान है? मेरे ख्याल से महिलाओं को लेकर क्या ऐसी सोच नहीं है? मैं आता हूं, ऐसी सोच का विरोध नहीं हो सकता है ये वोटिंग? सुमित जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिकल लाइन से हटके मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। किसी भी लड़की के साथ अगर बलात्कार की घटना घटती है वो निंदनीय है, लेकिन अगर आरोपियों को, मेरी बात सुन लें सर, मेरी बातों को, पूरी बातों को सुन, सुमित जी मेरी पूरी बातों को सुन लें। लेकिन एक चीज बताइए, अगर जो विक्टिम महिला ज्यादा वोटिंग क्यों हुआ इस पे चर्चा करते करते कहां चले गए? नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं। आरोप तो लगेंगे, जंगल राज के राजा हैं आप, आरोप तो लगेंगे। बिहार की जनता जंगल राज का जवाब दे रही है, बिहार की महिलाएं जंगल राज का जवाब दे रही है, बिहार की महिलाएं का जवाब दे रही है, घूमना चाहती महिलाएं, और उन्हें डर लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव। दानिश जी बात सुनिए सर, मैं इसलिए इन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता हूं कि इन घटनाओं का जिक्र कर राजनीति हो, और इसलिए आप लोगों से अपील है इस बहस में नहीं चाहती है साहब, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल सबने उठाया, क्या सुरक्षा दी गई? मैंने सुमित जी आपको पहले बताया 10 सालों में भी शराबबंदी की मांग को लेकर के महिलाएं सड़कों पर थी। नीतीश जी कहते हैं सरकार बनेगी तो हटा देंगे। आप ये बताइए आप मुख्यमंत्री एक सेकंड, दानिश जी बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं है, सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे जी, और उस समय कहा गया था कि टैक्स के लिए खजाना के लिए ये जरूरी है शराब और ये शराब दुकानें खोलने की नीति कब लागू की गई? जब वित्त मंत्री सुशील मोदी जी थे। तो आप अगर क्रेडिट ले रहे हैं, वित्त मंत्री जरूर मुखिया भी हैं, जिम्मेदार हैं, शराबबंदी जो मांग है महिलाओं की प्रमुख मांग है वो दोनों के लिए हो सकती है, मैं उसे क्यों इस कैनवास से क्यों नहीं देखा हूं? देखिए एक चीज में सुशील मोदी ने 2 ही काम किया था, एक तो कि शराब की दुकानें खोलें। देखिए आखिरी फैसला मुख्यमंत्री जी का होता है, आखिरी फैसला मुख्यमंत्री जी का होता है। देखिए अशोक साहब, ये भी एक कैबिनेट का सर्वे सर्वा सुमित जी, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे संविधान का ज्ञान है या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ज्ञान है कि कैबिनेट का जो चेयरमैन होता है वो मुख्यमंत्री। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। कर रहे हैं शराबबंदी डिसीजन है जिसका होता है। अशोक जी आपको ज्ञान का आप एकदम नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे। मैं नहीं जान रहा हूं। शराब के दुकानों को बढ़ाने की बात हुई थी, संशोधन करना होता है। नहीं आप कुछ नहीं मैं फिर आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था उप मुख्यमंत्री का, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं आपने गलत आपको जब मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि सुशील मोदी का डिसीजन था। आप बेमतलब का बदनामी मत कीजिए। एक तो कि आप ये नहीं बता सके कि जीतन मांझी के वक्त में जो 11 लड़कियों को बलात्कार हुआ था वो क्यों? एक सेकंड, मेरा मुद्दा यही है सर, मेरा मुद्दा यही है, संशोधन सदन से होता है, सर मेरा मुद्दा यही, ज्ञान नहीं आपको। मेरा मुद्दा यही है, एक मिनट सुमित जी, मेरा मुद्दा यही है, महिलाएं वोटिंग कर रही हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे लगता है कि महिलाओं की जो ज्यादा उपस्थिति हुई तो उनको डायलूट करने के लिए मैं जानना चाहता हूं किन मुद्दों को लेकर महिलाओं ने वोटिंग सुमित जी, अगर शराब की बात करते हैं तो खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगली सरकार मेरी बनेगी तो मैं शराबबंदी पर मैं कैसे करूंगा अमल करूंगा। तो मैं कहता हूं कि आप लगातार 10 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो अगर आपका जेहन में है, अगर आपको लगता है कि शराबबंदी होनी चाहिए तो आपने वैसा पहल क्यों नहीं किया? आपको किसने रोका? अगर भाजपा नीति सरकार थी या यूं कहिए कि एनडीए की सरकार थी तो उसके मुखिया, उसके सर्वे सर्वा तो आप थे, तो आपने कौन? भाजपा ये तो सवाल है किसने रोका, किसने लागू किया। लेकिन एक मुद्दा ये भी है अशोक साहब, एक मुद्दा तो महिलाओं के जहन में जब वोटिंग करने के लिए वो आई होंगी तो एक मुद्दा उनके जहन में ये भी तो होगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा था शराबबंदी की। महिलाएं जो अफेक्टेड हैं उनके जहन में तो निश्चित, और मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम परिवार लेकिन इस तरह से जो सी चेंज हुआ है एकाएक पिछले चुनाव के अपेक्षा, ये निश्चित रूप से किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। और
महिलाओं का एम्पावरमेंट, बड़ा परिवर्तन, और बड़ा परिवर्तन मानते हैं अशोक जी कि परिवर्तन होगा बिहार में, बड़ा परिवर्तन होगा, मान रहे हैं परिवर्तन होगा कि 31 सीट जो दिया था एकदम वो 31 परिवर्तन सीट को होगा, पूरी तरह से आप उलट एकदम देगा। सही कह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो ये जाएगा जो बिहार खींच में, ठान लीजिए लिया है। ये तो बेकार का बात है। लेकिन ये अशोक बहस साहब, का अशोक चीज साहब, नहीं एक सेकंड, ये बेकार का बहस अब होगा। ठीक है। मतगणना का तिथि 8 एक तारीख सेकंड, है, 8 तारीख को परिणाम पता चल आएगा, आप पता देख चल लेंगे कि महिलाएं अब ये किसके तर्क पक्ष नहीं में हुआ दिए ना, हैं, ये तो तब तो इनका सर, एक बंद सेकंड, हो जाएगा एक चैनल। सेकंड, अशोक जी, चलिए परिवर्तन तो होगा ही ना, सरकार तो नहीं आएगी ना, परिवर्तन निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार नहीं, के सरकार जरूर नहीं आएगी, हो सकता है आरजेडी के कुछ मंत्रिमंडल में शामिल हो, अगर इनकी सरकार आती है तो सरकार का स्वरूप परिवर्तन यही हुआ, इसका स्वरूप ठीक है। बदल जाएगा। अशोक साहब, यही कहना चाह रहे थे ना, जो है आप यही कहना चाह रहे थे ना, जरा शांत हो जाएं तब ना। प्रगतिशील सरकार चाहते हैं, अभियानंद जी, ये जो ऐसे गुंगी सरकार नहीं चाहती ये है। बहुत बड़ी बात है कि गूंगी सरकार भले ही कोई नहीं चाहता है, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, इसलिए किया क्योंकि आप लोग समझें, आप तमाम सियासी पार्टी जो ढोल बजा रहे हैं महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को ज्यादा तरजीह देने के लिए, टिकट बंटवारे के समय आप लोगों का ये दावा कहां चला जाता है? जी निश्चित रूप से ये सोचना 25% सीटें दी है हमने, ये सवाल नीतीश जी से पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए ना, बीजेपी वालों से पूछिए, आरएसपी वालों से पूछिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी के ऊपर में कोई नहीं लगा, तो ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछिए, ये सवाल सभी से यादव जी से पूछना चाहिए। बात सुनिए, मैं सभी से पूछ रहा हूं, आज 456 प्रत्याशियों की किस्मत जो बंद हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 32 उम्मीदवार, 10% भी मुझे लगता है कि शायद नहीं है। अब ये क्या आप इसमें भी आप कहेंगे कि फलाना ने नहीं दिया? आप एनडीए अलायंस में हैं सर, आप बीजेपी वालों से नहीं पूछेंगे क्या? आप लोजपा वालों से नहीं पूछेंगे क्या? आपकी एक नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, आप खुद भी मानेंगे इस बात को, पहली बार आप उतर रहे हैं, लेकिन क्या आपके सहयोगी पार्टियों ने, सर आपके सहयोगी पार्टियों तो की, आपके सहयोगी पार्टियों ने फर्ज निभाया, शुरुआत तो आपकी सहयोगी पार्टियों ने फर्ज निभाया, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बहुत सुरक्षा की बात कर रहे हैं जी, हमने शुरुआत, एक सेकंड सर, महिला के हमारे गठबंधन के किसी दल ने शुरुआत तो की। देखिए व्यवहारिक बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तर्क को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यही पे कोई जवाब नहीं है, ये हो गया नहीं, ये हम भी कह हम आगे बढ़ते हैं, ये नहीं, ये अच्छी बात है, ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ये हर कोई का एक एग्रीड डिसीजन मैं समझता हूं कि चुनाव के उस पर मजबूर करने का काम महिलाओं ने किए हैं, मतदान ये हर पार्टियों के लिए है, ये साधुवाद की काबिल है महिलाएं, बिल्कुल कि उन्होंने सियासी पार्टियों को, यहाँ पर स्टूडियो में बैठे सियासी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें मजबूर कर दिया। नहीं, अब कम बेसी का बात नहीं, इस पर तो कम से कम एक एग्री आई है। दानिश भाई को कहा महिलाएं दे रही हैं, वो तो 11 गो लड़कियों का याद करके इनके खिलाफ जा रहे हैं। एक पॉइंट पर आइए, एक पॉइंट इस मुद्दे पर भी तो आइए, आगे बढ़ते हैं। बात युवाओं की अगर हम करें, 31% वोटर टोटल हैं, और वोटरों में हमारे संवाददाता ने दिन भर जो बात की, उसमें सबसे अहम बात युवाओं की हुई। युवा जितने भी हैं उन्होंने बेहद उत्साह के साथ वोटिंग किया, और वो युवा हर वर्ग के थे, हर जाति के थे, हर धर्म के थे, और सबके जुबान पर हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, दलित, महादलित ये सब नहीं था। बिल्कुल उनकी जुबान पर रोजगार और शिक्षा था, जो कि सियासी पार्टियों के नेताओं के जुबान पर नहीं था पहले चरण और दूसरे चरण के प्रचार तक। अब शायद बदलाव की कोशिश हो। क्या युवाओं ने भी आप लोगों को मजबूर किया है रोजगार शिक्षा पर बात करने की? युवा तो इस बार दे रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उन्होंने वादा तोड़ दिया। मैं किसी सियासी पार्टी पर नहीं आ रहा हूं, उसमें आप फिर चले जाएंगे। महिलाएं तो इसलिए दे रही थी कि वीमेन एम्पावरमेंट में प्रधानमंत्री बहुत नीचे हैं। युवाओं ने भी आपको मजबूर कर दिया रोजगार और शिक्षा पर बात करने के बजाय इसके कि अगड़े पिछड़े और जाति और धर्म में करने का तो माइनॉरिटीज ने किया नहीं है। वो तो रोजगार चाहते हैं, वो तो विकास चाहते हैं। इसलिए जिस सेक्शन का ज्यादा बढ़ा, अशोक जी से पूछ रहा हूं, जिसका सेक्शन का ज्यादा वोट बढ़ा, जैसे 3, 4, 5, अब उसमें भी सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं। नेचुरली महिलाएं का आपने नाम लिया, नहीं युवा, मैं जाति महिलाओं का, फिर युवा का वर्ग आपने बनाया। हमने नहीं बनाया, नहीं वर्ग बना रहा हूं। आपने युवाओं में तो जाति नहीं दिख रहे हैं ना, जाति कहां हम बोल रहे हैं, महिलाओं का आप जाति कहां बोल रहे हैं? महिलाओं का जो वर्ग बनाया, निश्चित रूप से उसमें वृद्धि हुई।
यूथ का जो चर्चा कर लेना सर पहले। है, यूथ जो हुआ, यूथ तो इस बार गुस्से में है नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी के। अच्छा, किसके खिलाफ गुस्से वो छोड़ दीजिए। इसलिए कि एक वो सेकंड। जान रहा है कि रोजगार खोज रहा था अशोक जी, और 10 करोड़ का हिसाब ले रहा एक है। सेकंड, नहीं एक सेकंड, वो किसने क्या दिया उस पर हम जाएंगे तो बहुत लंबी बहस होती रहेगी। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, आप सभी से, युवाओं ने भी तो मजबूर किया आप लोगों को रोजगार और शिक्षा जैसी चीजों पर बात करने के लिए, जो कि पहले चरण, ये तो चर्चा हो रही थी। कहां हो रही थी सर? प्रधानमंत्री ने कहा हो रही थी सर? 10 करोड़ का रोजगार देंगे। अगड़े पिछड़े की लड़ाई करवा रहे थे आप। वो तो कह रहा था 10 करोड़ के, आप अगड़े पिछड़े की लड़ाई करवा रहे थे, वो गोमांस पर आ रहे थे, वो गोमांस पर आ रहे रोजगार थे। देंगे। अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं ना, फील्ड में कुछ और कह रहे हैं आप। युवा तो ठगा हुआ महसूस। जाइए सर, फील्ड में कुछ और कह रहे हैं, सब बयान है। बात हो रही है सुमित जी, नहीं बात हो रही है पक्का। अगले पिछड़े की बात सिर्फ भागवत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। लालू जी का बयान सुनवाऊं क्या मैं? हम लोग तो विकास की बात, लालू जी का बयान सुनवाऊं क्या? लालू जी का एक बयान दिखला दीजिए अशोक जी, मैं चुनौती देता हूं आपको, एक बयान बता दीजिए कि लालू जी ने विकास की बात करी है। आपने आप समाज को लड़वाना उनका काम है, उसी के आधार पर ऐसे लड़िए मत, ऐसे लड़िए मत। मैं चुनौती देता हूं कि एक बयान बता दीजिए कि उन्होंने दिया है। आपको चुनौती देता हूं, आप दिखाइए लालू प्रसाद जी का बयान जिसमें उन्होंने विकास की बात नहीं की है। सुमित जी जरा आप लोग आइए, आपको चुनौती देता हूं। ऐसा है, आप लोग आ जाइए सर, बाइट चेक करिए। उनका बयान मैं दिखा, उनका बयान बहस कर रहे हैं। आप बेकार का बकवास कैसे संभव है? बिना पढ़े लिखे हुआ विकास कर सकता है? आपने 10 वर्षों में, 25 वर्षों में, 15 वर्षों में लालू यादव, 10 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए क्या किया? अरे अभी तो देख रहा है कि 4 लाख का क्रेडिट मैं कुछ बोल रहा हूं, विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, कितने महाविद्यालय खोलने का काम किया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। ये बड़ा सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं को ठगा है। नरेंद्र मोदी सुमित जी, ये सवाल बड़ा सवाल वो है ही नहीं सर। मोदी जी परफॉर्मर ही नहीं है सर, आप लोग खैर नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं करें। विकास नहीं होगा किसी भी नरेंद्र मोदी कौन, किसी भी देश में, जब तक शिक्षा का विकास नहीं कर पाएंगे आप युवा का नहीं विकास कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये 25 वर्षों में जो दोनों सरकार, बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार थी, युवाओं के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, तब आपको बताइए। जिनका आप बोल सकते हैं, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए सर, आप लोग अपने बात कीजिए सर। आपके जैसे लोगों को बना दिया, यही 25 साल में 11th का पास करता हो, सर सुन लीजिए एक बार, के विकास की बात करते हैं, शिक्षा के विकास की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि दानिश और अभयानंद, प्रोफेसर अभयानंद, दोनों इस 25 साल के उपज हैं। ये दोनों 25 साल नहीं, मैं आप मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने। अरे जो अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाए वो क्या एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जिनके दोनों बेटे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, वो बिहार को शिक्षक करने की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ाने की बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव हमें पढ़ाएंगे जो अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाए। आप कहते हैं कि अभयानंद सुमन और दानिश सुमन को पढ़ाएंगे, जिन्होंने अपने तेज प्रताप और तेजस्वी को नहीं पढ़ाया, जिनकी बेटी इतनी बड़ी फ्रॉड है कि फेसबुक पे फोटो डालती है कि हम लंदन में मुझे बुलाया गया था और खबर आती है कि गेस्ट में नहीं, ऑडियंस बन गई थी। क्या बात कर रहे हैं? फ्रॉडिज्म की बयार बहाई आपने, ठगा है लोगों को। अब लालू, अब सुन लीजिए, अब आपके चैनल के माध्यम से मैं दानिश रिजवान को चैलेंज करता हूं कि आप अपना एजुकेशन देखिए और लालू प्रसाद के प्रवक्ता का एजुकेशन देखिए। आप अपना ये फॉर्जरी आप करते हैं, व्यक्तिगत मत जाए ना, व्यक्तिगत मत जाए, जी के प्रवक्ता फ्रॉड है। आप लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं, आप दूसरे का व्यक्तिगत क्यों बोलते हैं? क्या हमने कहा, सुन लीजिए, तो क्या हमने कहा कि प्रधानमंत्री दहेज के चलते अपनी पत्नी को छोड़े हैं? हमने कभी कहा? व्यक्तिगत मत जाइए, करेंगे आप, व्यक्तिगत मत जाइए सर। आप लोगों की अपील है, डॉक्टर अशोक सिन्हा, मैं भी डिलीट हूं अशोक जी, तो ये प्रूफ है, डिलीट हूं मैं, ये प्रूफ है डिलीट कि डॉक्टर अशोक सिन्हा, नहीं, मुझे डॉक्टर अशोक सिन्हा एलएलबी करके बैठा हूं मैं, मुझे इंडिविजुअल मत बोले। आपका तो सारा डिग्री फॉर्ज है। नहीं, मैं जानता हूं, आई नो दानिश रिजवान, आपकी डिग्री फॉर्ज है। इनको तो आप नहीं, आप फॉर्जरी कर रहे हैं, लड़ाई उतर रहे हैं, आप फॉर्जरी कर रहे हैं, लड़ाई उतर रहे हैं, आप दूसरे को फ्रॉड करेंगे। आप फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपके चैनल का चैलेंज करने वाले कौन होते हैं? आपकी हैसियत है क्या मुझे चैलेंज करने की? अपनी हैसियत देखिए, उसके बाद चैलेंज की बात अपनी हैसियत देखो, आप अपनी हैसियत देखिए, चैलेंज की बात करिए। ज्यादा एग्रेसिव मत करिए, आपसे 20 गुना ज्यादा अभी चैनल पे बैठ जाओ शास्त्रार्थ करने, और मुझे दिखाई दे रहा है सर, मुझे दिखाई दे रहा है, खत्म कर रहा हूं मैं, ये खत्म कर रहा हूं, आप लोग शास्त्रार्थ करते रहिएगा। मुझे दिखाई दे यही है मेरे ख्याल से गंभीर मुद्दों पर चर्चा
चर्चा करने के लिए हम बैठे तो व्यक्तिगत हमले होने लगते हैं। ठीक है सर, मैं यहीं पर क्लोज कर देता हूं, आप लोग जाइए बाहर, शस्त्रास्त्र करते रहिए। नमस्कार।